वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। देखिए आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं ये जो आपका फार्मासिस्ट मैराथन चल रहा है उसी की आज 7th क्लास होने वाली है। 6 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज इस क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन्स। इन दोनों पे बेस्ड 50 टोटल एमसीक्यूज हम करेंगे और उसी के साथ सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं और कैसे हम जो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं इनके हिसाब से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के जैसे मैच द फॉलोइंग, यहाँ से आपको नंबर कमाने का मौका मिलता है। कैसे? देखिए अगर आपको एक या दो का ऑप्शन सही पता है तो आपका काम यहीं पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका काम हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो। देखिए कैसे, यहाँ पर सामने आपको कुछ चीजें दी गई है जैसे मोनोसेक्राइड, हेट्रोग्लाइकेन्स, होमोग्लाइकेन्स एंड डाइसेक्राइड। उसी के साथ आपको सामने एग्जांपल दिए गए हैं जिनसे आपको मैच करना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहूं कि मुझे सिर्फ इसका आंसर पता है या फिर मैं कहूं मुझे दो चीजों का आंसर पता है जैसे मोनोसेक्राइड, इनमें से कौन सा होगा? लैक्टोज, स्टार्च, गम या फिर पेंटोसिस। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? जो आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। ठीक है, जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, वही तो मोनोसेक्राइड होती है। तो इनमें से क्या है? लैक्टोज नहीं है, स्टार्च नहीं है, गम नहीं है, क्या है? पेंटोसिस। तो फर्स्ट का एस हमने क्लियर कर लिया। हमारे पास दो ऑप्शन निकल कर आते हैं बी एंड डी। ठीक है, अब मैं कहूं कि मुझे हेट्रोग्लाइकेन्स भी पता है कि क्या होते हैं, है ना। लैक्टोजेस, स्टार्च या फिर गम, तीन ही तो ऑप्शन बचे हैं, पी, क्यू या फिर आर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो हेट्रोग्लाइकन होते हैं ये गम हो, यानी दूसरे का आर, तो देखते हैं सेकंड का आर, यही तो है बस। सही ऑप्शन क्या निकल गया आपका? बी। ठीक है, जो आपका मोनोसेक्राइड होगा वो होगा पेंटोसिस, क्योंकि इसको हम आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। हेट्रोग्लाइकेन्स क्या होते हैं? जो जिसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड की यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं वो आपके हेट्रोग्लाइकेन्स कहलाते हैं, जो कि गम है। इसी के साथ होमोग्लाइकेन्स की अगर मैं बात करूं, होमोग्लाइकेन्स वो होते हैं जिनके अंदर सिंपल एक तरह के मोनोसेक्राइड की यूनिट्स प्रेजेंट होती है और वो मिलकर मोनोमर्स वो एक तैयार करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। और यहाँ पर जो एग्जांपल है इसका वो है स्टार्च। स्टार्च के अंदर आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज मिलकर क्या बना देता है? ये स्टार्च। इसी के साथ ये जो आपका डाइसेक्राइड है वो लैक्टोज है। दो चीजें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यही दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती है? आपका ये जो लैक्टोज है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो हमारे पास क्या आ गया? ऑप्शन बी। ठीक है, ये होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड। तो इसी का आपको बस एक एग्जांपल बता देना कि किस तरीके के ये प्रेजेंट होते हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने है कार्बोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स, अल्कोहल और कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स या फिर हाइड्रोजन ग्रुप। ऑप्शन आपके सामने, जवाब आपको देना है। तो चलिए बता देते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं यानी कि मोनोसेक्राइड, क्या प्रेजेंट होता है? याद करिए क्या प्रेजेंट होता है उसमें? एल्डोसिस एंड कीटोसिस ग्रुप होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होते हैं, तभी तो उनको हम क्या बोलते हैं? एल्डोस और दूसरा कीटोन्स। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। आगे बढ़ते हैं, Which of the following monosaccharide is the majority found in the human body? हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में किस तरीके का जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है? डी टाइप, एल टाइप, एलडी टाइप या फिर नन ऑफ द अबव। अब ये डी एंड एल क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी, आपने नाम सुना होगा, कह सकते हैं एक दूसरे के इनांशियोमर्स होते हैं, है ना। दे आर द enantiomers of each other।
है ना। डी का मतलब क्या होता है, डेक्स्टो रोटेटरी, डेक्स्टो रोटेटरी। लीवो का क्या मतलब होता, सॉरी एल का क्या मतलब होता है, लीवो रोटेटरी, रोटेट क्या मतलब हुआ, एक इधर से सर्कुलेट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, एक इधर से रोटेट हो जाएगा, वही तो होते हैं। अब सवाल है कि बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, तो आप और हम सब जानते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी जो आपका फ्रुक्टोज होता है, ये सारी चीजें डी की फॉर्म में तो प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है आपको, क्या क्या, चलो लिख देते हैं एग्जाम्पल भी। डी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, कितने सारे एग्जाम्पल हैं, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सब हमारी बॉडी में डी फॉर्म में ही तो प्रेजेंट होंगे, तो ये होगा आपका सही जवाब डी टाइप। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप, इट्स कन्वर्जन टू इनवर्ट शुगर, द लिंकेज बिटवीन द बोथ एनोमेरिक कार्बन एटम्स या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रुक्टोज, ये तो नहीं होगा बट ठीक है। डी को तो आप काट ही दीजिए, एलिमिनेट कर दिया है मैंने, और देखते हैं किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि एलिमिनेशन प्रोसेस जो होता है एमसीक्यूज में, आपने अगर वो एक बार करना सीख लिया, करना सीख लिया, तो आपकी जो एमसीक्यूज गलत होने की जो टेंडेंसी है वो काफी 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 कम हो जाती है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अराउंड 20 to 30% आप वो सही करके आएंगे। लिख लीजिए मेरी इस बात को, ठीक है। चलिए, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, हम सब जानते हैं। क्यों है, क्योंकि उसमें फ्री सीएचओ ग्रुप नहीं होता, ये हमने बात मान ली, फ्री सीएचओ ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, इसीलिए वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो कि खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर, सॉरी खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं कि ये क्यों है। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप नहीं होता है, नहीं होता है, यही तो मैंने बोला है कि नहीं होगा। इसी के साथ देखो एलिमिनेट हो गए, दो हो गए हमारे पास, दो बचे। अब सही ऑप्शन इनमें से ही होगा, जो गलत करने की टेंडेंसी आपकी यहां पर ही कम हो जाती है। ठीक है, इट्स कन्वर्जन टू इनवर्ट शुगर कर सकते हो क्या, कर सकते हो, सुक्रोज को इनवर्ट शुगर बना सकते हो, नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। द लिंकेज बिटवीन बोथ एनोमेरिक कार्बन एटम्स, जी हाँ, जी हाँ, एनोमेरिक कार्बन एटम्स क्या होते हैं, देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करूं, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, तो आपने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां देखा होगा। ये जो आपके कार्बन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये एनोमेरिक कार्बन एटम्स कहलाते हैं। कायरन कंपाउंड है, कायरन कंपाउंड होगा, ये देखिए OH इधर है, H इधर है, OH इधर है, H इधर है, यही होते हैं एनोमेरिक कार्बन कंपाउंड। तो इनके बीच का जो ये जो लिंकेज है, इसकी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। Which of the following is a non-reducing sugar? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या फिर ग्लूकोज, अभी आया है ये सुक्रोज, यहाँ पर सही जवाब होगा। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, सुक्रोज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री सीएचओ ग्रुप नहीं होता है, ये रिड्यूस खुद को नहीं कर सकता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब एब्सेंट होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे, 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। एल्डोजेस आर, एल्डोजेस क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एस्टर्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सिक अमीन्स, क्या होते हैं आपके एल्डोजेस। आप सब ये चीज जान रहे होंगे कि एल्डोजेस कहां से आया है, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, एल्डोजिस एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डोजिस क्या होते हैं, जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। कीटोसिस क्या होते हैं, जिनके अंदर फ्री कीटोसिस ग्रुप पाए जाते हैं, कीटोन्स ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब ये होते क्या है एल्डोजिस, अभी तो बताया एल्डिहाइड में ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स जिसके अंदर पाए जाते हैं वो एल्डोजिस कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कीटोन्स नहीं होगा, एस्टर्स नहीं होगा, अमीन्स नहीं होगा, क्या होगा, एल्डिहाइड्स। ठीक है, काफी एल्डिहाइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि चेन तरह की है ना,
चेन पाई जाती है एल्डिहाइड। चलो, Which of the following is the smallest carbohydrate यानी ट्रायोसिस। ट्रायोसिस क्या होते हैं? जिनके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होगा, जिनके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला लगाकर देख लेते हैं, CnH2O का होल n, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, ये बैठता है ना, ये बैठता है, तो इस ये फॉर्मूला किसका होता है? ऑप्शन आपके सामने है, राइबोस, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका होगा भैया, राइबोस का तो नहीं होता, यहाँ पर 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें यही तो होता है फॉर्मूला, सी। सही ऑप्शन हो गया आपका क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या है? ये। ठीक है, तो ये होगा आपका सिंपलेस्ट कह सकते हो या फिर स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। चल, which of the following is a reducing sugar? डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, इराइथ्रोलोज, ग्लूकोज या फिर ऑल ऑफ द अबव? इनमें से क्या है जो कि एक रिड्यूसिंग शुगर है? चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, जवाब आपको देना है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, इराइथ्रोलोज, ग्लूकोज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मैं अगर बात करूं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? जी हाँ, इसके अंदर CHO ग्रुप पाया जाता है। इराइथ्रोलोज, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? जी हाँ। ग्लूकोज, जी हाँ। ठीक है, सारे हैं आपके रिड्यूसिंग शुगर, तो ये सब में आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्या होते हैं रिड्यूसिंग शुगर? जो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी रखते हो, विच कैन oxidize itself and reduce others। वही तो होते हैं, ठीक है, वही तो होते हैं आपके रिड्यूसिंग शुगर। तो कौन है यहाँ पर? सारे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इराइथ्रोलोज, ग्लूकोज, और ये तीनों के तीनों आपके रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल होंगे आपके डाइसेक्टाइड के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is an example of epimers? Glucose and ribose, glucose and galactose, galactose, mannose and glucose या फिर glucose, ribose and mannose। ये क्या होते हैं? सवाल आया है कि एपिमर्स क्या होंगे, एपिमर्स क्या होते हैं? देखिए, जिनका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है हल्का सा डिफरेंट हो जाता है। अब बात करते हैं सेम फॉर्मूला की। ग्लूकोज एंड राइबोज, क्या इनका सेम फॉर्मूला होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यहाँ पर 6 और 6, यही है, यही होगा। ठीक है, आप आगे भी मिला सकते हो, नहीं है आगे आप करके देख सकते हो। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है गैलेक्टोज, मैनोज एंड ग्लूकोज, इसी के साथ ग्लूकोज, राइबोज एंड मैनोज। यहाँ पर फॉर्मूला सेम नहीं होता है, मैनोज का अलग हो जाता है और इनका भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी C6H12O6। ठीक है, अब बात करते हैं कि एपिमर्स की ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट कैसे होगा। एपिमर का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसको हम बनाएंगे, उसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, मैं एक ही का बनाऊंगी, एक का स्ट्रक्चर बनाऊंगी, दूसरे का आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, CH2OH और यहाँ पर H, ये मैंने बना दिया ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब इसको आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ये जो पार्ट है इसको आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है अगर मैं यहीं पर इस तरीके का इन्वर्ट करके बनाऊं, ये गैलेक्टोज है, तो यहाँ पर OH आ जाता है और यहाँ पर H, बाकी सब चीजें सेम होंगी, सब चीजें सेम होंगी, लेकिन ये जो जगह है ये बदल गई। ठीक है, ये जो जगह है OH की ये चेंज हो गई। बस हमने
हमें मौका मिल गया इनको एपिमर्स के अंदर। बस यही तो चाहिए था, ये अलग हो गया, हमने इनको एपिमर्स किया गया, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये होगा इसका सही जवाब। Which of the following has reducing properties? Mucic acid, glucaric acid, gluconic acid या फिर glucuronic acid? कौन सी एक चीज है जिसके अंदर reducing properties होती है? क्या होती है reducing property? अभी तो लिखा है, अभी तो लिखा है जो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। म्यूसिक नहीं करता, ग्लूकेरिक नहीं करता, ग्लूकोनिक नहीं करता, कौन करेगा? ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, ये करता है, ये है प्रॉपर्टी, इसके पास प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है रिड्यूस करने की दूसरों को। खुद रिड्यूस नहीं होता, याद करिए, जो जो आप कह सकते हो कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है वो खुद को रिड्यूस नहीं करता, वो दूसरों को रिड्यूस करता है, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एजेंट दूसरों के लिए काम करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, ये होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, तो ग्लूकोरोनिक एसिड यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। The carbohydrate of five carbon compound are called trioses, tetroses, pentoses या फिर हेक्सोसेस। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 कार्बन कंपाउंड वालों को क्या कहा जाता है? C5H10O5 किसका फॉर्मूला है? राइबोस, राइबोस का। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल होगा? पेंटोसिस। पेंट यानी 5, ओसिस यानी कार्बन कंपाउंड, ये होते हैं आपके 5 कार्बन कंपाउंड वाले जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए, व्हाट इज ट्यूरेनोज? ट्यूरेनोज क्या होता है? 7 मिथाइल शुगर, डीऑक्सी शुगर, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड या फिर रिड्यूसिंग डाइसैकराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देखिए, ये जो ट्यूरेनोज होता है ये रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, ये रिड्यूसिंग डाइसैकराइड कहलाता है। 7 मिथाइल शुगर, रिड्यूसिंग डाइसैकराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दोनों का, ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का भी, दोनों का ये जो रिड्यूसिंग डाइसैकराइड होता है वो होता है ट्यूरेनोज। Which of the following does not have sulfuric acid groups? Heparin, keratosulfate, hyaluronic acid या फिर chondroitin sulfate। किसके अंदर ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है ग्रुप्स, ये नहीं होता है। देखिए, सल्फेट सल्फेट, इसको तो आप काट ही दो। हिपेरिन एंड हाइलुरोनिक एसिड बचता है, इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, बचा कौन? आपका हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर कोई भी सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ये नॉन सल्फेटो भी कहलाता है, नॉन सल्फेटो ग्रुप भी कहलाता है। सल्फेटो एसिड आप कह दीजिए या फिर ग्रुप आप कह दीजिए। ठीक है, इसी को हम नॉन सल्फेटो ग्रुप या फिर एसिड भी कहते हैं। हाइलुरोनिक एसिड ऐड आता है ना, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने, है ना, हाइलुरोनिक की हाइड्रेटिंग पावर, वो वाला पैंटीन। ठीक है, तो वही है ये हाइलुरोनिक एसिड जिसके अंदर कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए, डिजिटोनिन इज अ लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड या फिर एल्केलॉइड। सवाल है कि डिजिटोनिन क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, लिपिड है, प्रोटीन है, ग्लाइकोसाइड है या फिर एल्केलॉइड है। डिजिटोनिन ये एक तरीके का ग्लाइकोसाइड होता है। क्यों भाई? देखिए, ये जो डिजिटोनिन है ये एक प्लांट से निकाला जाता है जिसका नाम है डिजिटेलिस पर्प्यूरिया। ठीक है, इस प्लांट से ये मिलता है जो कि पांच शुगर से चेंज रहता है। ठीक है, तो क्या है ये? डिजिटोनिन इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज, ग्लूकोज, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या फिर ग्लिसरॉल। क्या है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है? आपका मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड के अंदर भी जो 3 कार्बन कंपाउंड वाली चीजें होती हैं वही आती हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो क्या होगा यहाँ पर? ग्लूकोज, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या फिर ग्लिसरॉल। ये तीनों तो नहीं होंगे भैया, क्योंकि आप सब जानते हो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर नहीं आते हैं। यहाँ पर किसी का भी जो कार्बन, देखिए इसका होता है, इसमें 3 कार्बन कंपाउंड ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा आपका ग्लिसरॉल। फॉर्मूला ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, C3H6O
नेक्स्ट पढ़ते हैं, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड ऑफ, माल्टोज क्या है, किसका डाइसैकेराइड है, दो चीजों से मिलकर बनता है, किन किन से, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। फॉर्मूला सेम, ये होता है फॉर्मूला इन दोनों का, ग्लूकोज का भी गैलेक्टोज का भी। अगर आप माल्टोज को तोड़ोगे तो ये दोनों मोनोसेक्राइड मिलते हैं आपको, ग्लूकोज भी एंड गैलेक्टोज भी। A sweetener used in sugarless gums and candies, sugarless gums and candies आती हैं आपके टूथपेस्ट के अंदर भी यही चीज पाई जाती है। क्या है ये, रिबिटोल, जाइलिटोल, इनोसिटोल या फिर मैनिटोल, क्या पाया जाता है, जाइलिटोल। याद करिए आपके टूथपेस्ट पर भी लिखा हुआ होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, ठीक है, जाइलिटोल। ये एक आप कह सकते हो नेचुरल अकरिंग शुगर है, नेचुरली नेचुरली अकरिंग शुगर है, ठीक है, जिसके अंदर अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप पाया जाता है, अल्कोहल ग्रुप पाया जाता है, और ये नेचुरली अकरिंग शुगर है जो कि जाइलिटोल है। आपकी जो शुगरलेस कैंडीज आती हैं, शुगरलेस गम्स आती हैं, और क्या चीजें हैं, और टूथपेस्ट है, उनके अंदर सबके अंदर जाइलिटोल ही पाया जाता है, ठीक है, सही ऑप्शन होगा आपका जाइलिटोल। चलिए, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड अमाइलोज एंड ब्रांच्ड अमाइलोपैक्टिन, अनब्रांच्ड अमाइलोज एंड ब्रांच्ड अमाइलोपैक्टिन। देखिए, स्टार्च किस किस चीजों से मिलकर बनता है ना। आप सब जानते हैं कि स्टार्च इज अ टाइप ऑफ होमोग्लाइकन, होमोग्लाइकन, और ये इसके अंदर आपका सिर्फ ग्लूकोज पाया जाएगा, ग्लूकोज ही पाया जाता है। लेकिन ग्लूकोज के जो मोनोमर्स होते हैं, है ना, ग्लूकोज भी तो पॉलीमर है भैया। अब ये जो ग्लूकोज है ये खुद मोनोमर की तरह एक्ट करके दो चीजें बना लेता है, एक आपका अमाइलोज, दूसरा अमाइलोपैक्टिन। सवाल है कि कौन सा ब्रांच होता है, कौन सा अनब्रांच होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अमाइलोज है, अमाइलोज हमेशा अनब्रांच फॉर्म में ही पाया जाएगा स्टार्च के अंदर, और जो अमाइलोपैक्टिन है, अमाइलोपैक्टिन है, ये हमेशा ब्रांच फॉर्म में ही पाया जाएगा, ठीक है, हमेशा ब्रांच फॉर्म में ही पाया जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है, स्टार्च में हमेशा होमोग्लाइकन्स ही पाया जाएगा जो कि ग्लूकोज है। अब वो खुद मोनोमर्स की तरह काम करके दो चीजें बना लेता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज हमेशा किस में पाया जाएगा, आपका ब्रांच फॉर्म में, और ये जो अमाइलोपैक्टिन है हमेशा ब्रांच फॉर्म में ही पाई जाएगी, ठीक है। तो ये बोलती है, आप कह सकते हो कि these are the polymeric unit of, polymeric unit of किसकी किसकी होगी, ग्लूकोज की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये वाला सवाल आप ध्यान में रखिएगा कि स्टार्च काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको स्टार्च के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्रीन एल्गी इज स्टार्च। बस सवाल यहीं पर खत्म। ग्रीन एल्गी में स्टार्च तो पाया जाता है, आलू की बात करें स्टार्च ही तो पाया जाता है, राइस में स्टार्च ही तो पाया जाता है, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो याद रखना है, ग्रीन एल्गी में भी हमेशा, ग्रीन एल्गी क्या होती है, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, जो अपना खाना खुद बनाए, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक आप कह दो या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो सनलाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। उनमें किस फॉर्म में खाना रिजर्व होता है, वो है आपका स्टार्च, ठीक है। और स्टार्च के बारे में सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हैं कि कैसे वो बनता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसमें मोनोमेरिक यूनिट पाई जाती है। चलो, तो ये है आपका 19 का ऑप्शन नंबर 8 सही, यानी कि स्टार्च। Which of the following is also known as inverted sugar? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज या फिर ग्लूकोज। इन्वर्टेड शुगर, देखिए इन्वर्टेड शुगर क्या है, इनमें से सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, डेक्सट्रोज है या फिर ग्लूकोज है। इन दोनों को तो आप काट ही दो, एलिमिनेट कर ही दो, क्योंकि ये इन्वर्टेड शुगर कभी हो ही नहीं सकते। सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज इज अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, है ना, क्योंकि वो दूसरों को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी रखता है। सुक्रोज यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है,
और आप सब जानते हो कि अगर हम सुक्रोज को आगे हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, पहला फ्रुक्टोज जो कि एल फॉर्म में होगा, दूसरा ग्लूकोज जो कि किस फॉर्म में होगा, आपका डी फॉर्म में होगा हाइड्रोलाइसिस पे, तो हमें यही तो चाहिए था। इन्वर्टेड शुगर क्या होती है, जो हाइड्रोलाइसिस पर दो चीजें देती, एक एल फिर दूसरा डी फॉर्म, यही हमें शुगर से मिलता, सॉरी सुक्रोज से मिलता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, सिंपल सी चीज है, देखो क्लियर होनी चाहिए आपको, ऑप्शंस के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि कार्बोहाइड्रेट में आपको एग्जाम्पल पे ध्यान देना है, ठीक है। हर एक जो भी मोनोसेक्राइड होता, कोई आपसे डेफिनेशन वहां नहीं पूछेगा कि मोनोसेक्राइड क्या होता है ना, आपसे ये नहीं पूछेगा कि डाइसेक्राइड क्या होता है, आपसे वहां पर पूछा जाएगा इन एग्जाम्पल्स के तौर पे सवाल। तो आपको हर एक एग्जाम्पल को ध्यान में रखकर चलना है कि उनका मोनोमेरिक यूनिट क्या है, वो किस तरीके से बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सुक्रोज की अगर मैं बात करूं, ये हाइड्रोलाइसिस पर क्या चीजें देता है, फ्रुक्टोज जो कि एल फॉर्म में होगा, दूसरा ग्लूकोज जो कि डी फॉर्म में होगा, है ना, और यही हमें चाहिए था। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए यानी सुक्रोज। चल, नेम द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन या फिर सेल्यूलोज। आप सवाल पर ध्यान दीजिएगा, नेम द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, एनिमल्स की बात हो रही है, स्टार्च होगा क्या, नहीं, ठीक है, ये तो प्लांट्स में होता है, ये तो प्लांट्स में होता है। काइटिन होगा क्या, नहीं, नहीं भैया काइटिन नहीं होगा। ग्लाइकोजन होगा क्या, जी हाँ, ग्लाइकोजन को हम मान सकते हैं क्योंकि मोस्ट अबेंडेंटली यही तो पाया जाता है, मोस्ट अबेंडेंटली। इससे आगे का भी देख लेते, सेल्यूलोज होगा क्या, नहीं, सेल्यूलोज किसी में स्टोरेज की तरह काम करेगा, नहीं भैया, उसकी तो सेल वॉल बनती है, ठीक है, ये तो सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है। तो ग्लाइकोजन होगा जो कि एनिमल्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको हर एक ऑप्शन को समझते हुए चलना है, ठीक है। सही ऑप्शन होगा आपका ग्लाइकोजन, मोस्ट अबेंडेंटली है इस पूरी यूनिवर्स, ये चीज ध्यान रखिए। The only carbohydrate which does not have any chiral compound is ग्लिसरॉल्डिहाइड, इराइथ्रोज, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन या फिर इराइथ्रोलोज। क्या है जिसके अंदर एक भी कायरल कंपाउंड नहीं पाया जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इराइथ्रोज है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन है या फिर इराइथ्रोलोज। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब आपको देना है। चलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड की हम पहले ये बात कर लेते हैं कि कायरल कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके अंदर जो कार्बन की टेंडेंसी, सॉरी कार्बन की जो वैलेंसी है क्या होती है, 4। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 है। अब ये जो चारों बॉन्ड है ये अगर अलग अलग एटम से अटैच्ड होंगे, तो वो होता है आपका कायरल कंपाउंड, यानी कि सारी वैलेंसीज अगर अलग अलग होगी तो ये आपका कायरल कंपाउंड कहलाता है। तो इसमें से क्या है जो कि एक कायरल कंपाउंड, ग्लिसरॉल्डिहाइड कायरल कंपाउंड नहीं है ना, सवाल में है कि कायरल कंपाउंड नहीं है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि इसमें देखिए फॉर्मूला इसका और इसका सेम होगा, C3H6O3, C3H6O3, इसमें हमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि किसके अंदर कायरल कार्बन एटम नहीं पाया जाएगा, इसमें होता है लेकिन इसके अंदर कोई भी कायरल एटम प्रेजेंट नहीं होगा, एक भी कायरल कंपाउंड नहीं होगा यहाँ, और इसीलिए सही ऑप्शन आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, फॉर्मूला सेम है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलो, which of the following glycosidic linkage is found in maltose? maltose का क्या था आपका, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज नहीं, ग्लूकोज नहीं, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, हाँ यही तो पाया जाएगा, ये भी
सही ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, सही ऑप्शन होगा आपका गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द मैमल्स। हमारी बॉडी में, हम भी तो मैमल्स ही हैं, मैमल्स क्या होते हैं जिनके पास लंबी ग्लैंड होती है। ठीक है, मैमल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा एनर्जी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड या फिर डीएनए। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड या फिर डीएनए, सारी चीजें आपको बायोकेमिस्ट्री से ही मिलेंगी। सब चीजें पढ़ते हो आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट में जो सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स देता है वो होता है आपका ग्लूकोज। याद करिए, खाना इसी फॉर्म में तो स्टोर होता है। मैमल्स मैमल्स की बात हो रही है, ठीक है, प्लांट या फिर ये सारी चीजें ऐड मत कर देना, सिर्फ मैमल्स। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आप खाने से क्या लेते हो? कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है? सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज। स्टोर किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज में, C6H12O। याद रखिएगा इस चीज। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा आपका ग्लूकोज। In the dash, carbohydrate are the most abundant organic constituents. प्लांट्स, लिपिड्स, फैट या आइसोल्यूसिन। ये देखिए, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लांट, सिंपल सी बात है। सवाल आपके सामने है, ऑप्शन अभी तक आप जवाब दे भी चुके होंगे। इन द डैश कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लांट्स में तो वहां की सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल में, ठीक है, आपकी सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, स्टोरेज के फॉर्म में, फूड स्टोरेज में, हर जगह कार्बोहाइड्रेट भर भर के पाया जाता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ प्लांट देखा होगा और आपने सही जवाब दे दिया। ठीक है, सही ऑप्शन होगा आपका प्लांट्स। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ आयरन, जिंक, क्लोरोफिल या फिर मायोफिल। देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम पर किस एटम्स के, किस एलिमेंट के हेल्प से जो आपका प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है? आयरन है, जिंक है, क्लोरोफिल है या फिर मायोफिल है। देखिए, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, कहां प्रेजेंट होगा? मीसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, मीसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना। बंडल शीट भी वहां प्रेजेंट होती है, वहां भी होगा किसी प्लांट में बंडल शीट वहां प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है ना। सनलाइट को ट्रैप करेगा, ट्रैप सनलाइट, और जो भी दूसरी चीजें हैं जैसे हवा, पानी, ये सारी चीजें वहां पर आएंगे और खाना बन जाता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये किस में पाया जाएगा? जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं उनके अंदर, है ना, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर ज़ाइलन्स। सेल्यूलोज जो कि सेल वॉल का एक मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है ना। तो ये किसका पॉलीमर है? ये है सवाल, ऑप्शन आपके सामने है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर ज़ाइलन्स। सेल्यूलोज, ये जो सेल्यूलोज होता है हम सब जानते हैं कि सेल वॉल के अंदर ये मोस्ट एबंडेंटली पाया जाता है। जो सेल वॉल होती है उसमें छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से मोनोमेरिक यूनिट पाई जाती है? तो चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर बीटा ग्लूकोज की यूनिट्स पाई जाती हैं। ठीक है, बीटा ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं? सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना है कि चाहे स्टार्च हो चाहे सेल्यूलोज हो, इनके अंदर ग्लूकोज ही पाया जाता है। स्टार्च के अंदर अल्फा ग्लूकोज पाया जाता है, आपका सेल्यूलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज की मोनोमेरिक यूनिट पाई जाती है। Which of the following statement is not true? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, सवाल है अब जो डाइजेशन प्रोसेस है आपका, वहां कार्बोहाइड्रेट आप खाते भी हो, उसका डाइजेशन भी होता है, तो किस तरीके से होगा, वहीं से आपका सवाल है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर इन माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। माउथ में इसका स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, कैसे? सेलिवरी अमाइलेज से, सेलिवरी अमाइलेज से। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनएक्टिवेट्स इन स्टमक, ऐसा है क्या? ये जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है ये स्टमक के अंदर आकर इनएक्टिवेट हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है ना। ये जो आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है ये इनएक्टिवेट होगा ही नहीं, जब ये सिक्रीट होता है उस टाइम पर इनएक्टिवेट फॉर्म में होगा, लेकिन फिर बाद में ट्रिप्सिन की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद एक्टिव ही रहेगा, है ना, एक्टिव ही रहेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, सही ऑप्शन होगा आपका बी। लेकिन फिर भी आगे के ऑप्शन से एक बार पढ़ लेते हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट, सही है, सही है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CH2 का होल एन, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। अब म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या होता है, ये सवाल उठा होगा आपके दिमाग में। देखिए, ये जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड होते हैं ये लीनियर पॉलीसेक्राइड होंगे, लीनियर पॉलीसेक्राइड यूनिट होते हैं जिनको हम एक चीज और कहते हैं जो है ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स, GAG, आपने नाम सुना होगा, GAG, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स। ठीक है, और ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है हिपैरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड या फिर इनुलिन। देखिए, हिपैरिन सही है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बिल्कुल सही है, हाइलुरोनिक एसिड सही है, ये 3 ऑप्शन सही है। 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 आपके सामने, एक और होता है जो किराट सल्फेट, इनुलिन नहीं होता, सही ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, तो ये होता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? जब हम कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये हमारे जो बॉडी है उसमें चलता रहता है, लेकिन किस तरीके से, कैसे कंट्रोल होता है? पैराथॉर्मोन, कुछ हार्मोन्स के नाम यहाँ पर गिवन है। पैराथॉर्मोन जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है, उससे होगा पैराथायरॉइड ग्लैंड, उससे होगा नहीं, वो तो कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है, कैल्शियम लेवल मेंटेन होती है। इंसुलिन बिल्कुल सही है, आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। याद करिए, ये जो इंसुलिन है इसी को क्या कहते हैं कि ये आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको कम करने में मदद करता है ना। अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर तब भी तो कुछ कुछ बीमारियां हो सकती है। कहां से सिक्रीट होगा? ये पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से सिक्रीट होता है ना। और ये मदद करता है बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल होगा, क्योंकि ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज ही होगा, C6H12O6, इसी को हमें मेंटेन रखना है ना। पैनक्रियास से सिक्रीट होगा, पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से ये सिक्रीट होता है। इसका काम है बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रहा हो तो उसको कम कर देना। ठीक है, ये होता है इंसुलिन का काम। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, यानी इंसुलिन। What is the name of an amino acid bond? आयनिक बॉन्ड, एसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड? अमीनो एसिड बॉन्ड कौन से होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज। अभी तक आप जवाब भी दे चुके होंगे इसका, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अमीनो एसिड जो आपस में कनेक्ट होते हैं, जो पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, तो वो कैसे अटैच होते हैं एक दूसरे से? इस पेप्टाइड लिंकेज से, पेप्टाइड बॉन्ड्स। चलिए, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड when one's carboxyl group reacts with the amino group of the other releasing a molecule जिसका नाम है पानी, यानी H2O जब सिक्रीट होता है इनका फॉर्मेशन हो जाता है पेप्टाइड लिंकेज का। The resulting CONH group is known as peptide bond and the molecule is known as the amide, यानी आगे चलकर यही तो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन इन्हीं से तो बनता है। इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड।
कैसे कनेक्ट होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज से। पेप्टाइड लिंकेज से। चल, ट्राइपेप्टाइड कंटेन्स, ट्राइपेप्टाइड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 3 अमीनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड, 3 अमीनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स, 3 अमीनो एसिड एंड 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स, या फिर 3 अमीनो एसिड एंड 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स। देखिए सवाल इतना सिंपल है, ट्राइपेप्टाइड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो मैं आपको बता दूं कि 3 अमीनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इसी के साथ 2 पेप्टाइड बॉन्ड। चीज क्लियर करते चलिएगा। देखिए, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, तभी तो ये ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा। तभी तो ये ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा। ट्राइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं होगा कि 3 पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे, नहीं भैया। ये होगा 3 यहाँ पर पेप्टाइड, सॉरी 3 यहाँ पर अमीनो एसिड है और 2 यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, 3 अमीनो एसिड ग्रुप्स हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं, तब ये जाकर ट्राइपेप्टाइड कंपाउंड कहलाता है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं और बात करूं 3 अमीनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड, तो एक कहां जाएगा? एक अगर हमने मान लिया कि एक यहाँ आ गया, तो दूसरा कहां गया? ये कैसे कनेक्ट होगा? ये नहीं हो पाएगा। 3 अमीनो एसिड एंड 3 पेप्टाइड बॉन्ड, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? खुद सोचिए, 3 अमीनो एसिड मैंने बना दिया, अब इसी के अंदर 3 बॉन्ड बना सकते हैं क्या? नहीं। 3 अमीनो एसिड एंड 4 पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसा हो सकता है क्या? 3 अमीनो एसिड है, ये है, 4 पेप्टाइड बॉन्ड आपको बना देने, आप बना दोगे क्या? नहीं बना सकते। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। मोनोपेप्टाइड इज अ पेप्टाइड कंपोज्ड ऑफ सिंगल अमीनो एसिड, जिसके अंदर कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। चलो मैं बता दूं, मोनो, ट्राई, ट्राई। ठीक है, मोनो में कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। डाई में 1 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ट्राई के अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड, और ऐसे ही ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। टेट्रा के अंदर 3 हो जाएंगे, है ना। ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। जैसे मोनो है तो कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, तो एक है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड, 2 है तो एक, 3 है तो 2, 4 है 3। तो इस तरीके से आपको याद रखना। चलिए, which of the following method is used to determine the structure of protein? X-ray crystallography, tectonics, X-ray vision, magnetic resonance imaging यानी MRI, और या फिर none of the preceding। चलिए, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, चाहे वो कैसा भी हो, है ना, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, कैसा भी हो, उस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं हम कैसे उनको डिटरमाइन कर सकते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, क्रिप्टोनिक्स एक्सरे विजन से, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से, या फिर नन ऑफ द प्रीसीडिंग में से कोई सा ऑप्शन नहीं। बिल्कुल सही बात, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, अब चाहे वो स्ट्रक्चर आपका प्राइमरी हो, ठीक है, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो आपकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है, इससे हम हर तरीके के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। यही है आपका सही यहाँ पर जवाब। प्रोटीन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज अ टेक्निक इन विच वी यूजेस एक्स-रेज डिफ्रैक्शन। एक्स-रेज डिफ्रैक्शन इनको यूज किया जाता है ना, ताकि हम जो 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का उसको अच्छी तरीके से डिटरमाइन कर सके ऑफ अ क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन टू डिटरमाइन इट्स 3D स्ट्रक्चर मेकिंग क्रिस्टल्स क्लियर क्रिएट्स अ लैटिस। वहां पर ये जो 3D स्ट्रक्चर है ये एक लैटिस बना रहे हैं। लैटिस क्या होता है? देखिए, ये जो एक दीवार है, सपोज करिए ये दीवार है, इस दीवार के अंदर, दीवार कैसे बनती है? ब्रिक से, ईंट से। अब जो छोटी सी वो ईंट है वो रिपीट हो जाती है ना। ये जो छोटा सा ब्रिक है ये इसका एक लैटिस यूनिट है, एक लैटिस यूनिट है ना। तो इसी को अगर हम स्ट्रक्चर, इसी की चीज के बारे में अगर हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो हम ये चीज जान लेंगे कि बाकी की चीजें ऐसी होंगी, सिमिलर होंगी।
तो यही होता है जिसके अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे हमको सारी चीजों के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग प्रोटीन्स 3D शेप। देखिए हम सब जानते हैं कि ये जो प्रोटीन होता है इसमें 3D शेप भी प्रेजेंट होता है, यानी जो 3 डायमेंशनल शेप होता है वो जिस तरीके से ये भी प्रेजेंट होता है। लेकिन हमें इस बात का पता कैसे चलेगा? The peptide bond of the protein, the amino acid sequence of the protein, the protein's interaction with other polypeptides या फिर the protein's interaction with molecular cations। देखिए यहाँ पर जो आपके सामने सवाल गिवन है, ऑप्शन आपके सामने है, जवाब आप अभी तक ऑलरेडी शायद से दे चुके होंगे कि क्या होगा इसका जवाब। ये जो 3D स्ट्रक्चर होता है ये हमें पता चलेगा, ये जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है जो लगी हुई होगी, जैसा जिसका स्ट्रक्चर होगा, जैसा अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, उसी तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये जो 3D शेप है ये कैसी। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा आपका द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट सवाल है द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन अनफोल्डिंग इज नोन एज रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। जो आपका प्रोटीन अनफोल्डिंग का प्रोसेस होता है, अनफोल्डिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज अगर आराम से बंद होके रखी हुई है, देखिए एग्जांपल के तौर पे ये बुक आप ले लीजिए, अगर इसको मैं इस तरीके से अनफोल्ड कर दूंगी, ओपन कर दूंगी, दिस इज नॉन एज अनफोल्डिंग। ठीक है, आप कपड़े अच्छे से तय बनाकर रखते हो, है ना, फोल्ड करके रखते हो, आप उसको खोल दोगे, दैट इज अनफोल्डिंग। वही प्रोसेस प्रोटीन्स के अंदर क्या कहलाता है? रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, रीनेचुरेशन का मतलब होता है किसी चीज का मिलना, डीनेचुरेशन होता है किसी चीज को तोड़ देना। तो सही ऑप्शन होगा आपका डीनेचुरेशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है फॉर एग्जाम्पल। अब अगर इसका हम डीनेचुरेशन करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, है ना, ये सीधा हो जाएगा, और यही होता है अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। सही ऑप्शन होगा आपका डीनेचुरेशन। A protein is made up of how many amino acid? 10, 20, 30 या फिर 50? प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से बना हुआ होता है? हमारी इस दुनिया में सिर्फ 20 अमीनो एसिड है, तो सही ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड है वो 20 ही रहेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी किसी स्ट्रक्चर के अंदर मोर देन 20 भी हो जाए। अमीनो एसिड वही रहेंगे 20 ही, उनकी रिपीटिंग यूनिट्स आ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा अमीनो एसिड 20 ही रहने वाले हैं, लेकिन उनकी रिपीटिंग यूनिट्स भी वहां पर आ सकती हैं, तो किसी में 50 हो जाते हैं, 60, 70, ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। 20 अमीनो एसिड हमारी इस यूनिवर्स में है, इसके अंदर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल के अंदर 9 आते हैं, बाकी नॉन एसेंशियल में आएंगे। ठीक है, एसेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बनते, उन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, और नॉन एसेंशियल बॉडी के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, तो ये है आपके अमीनो एसिड। यहाँ पर एसेंशियल के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ, प्राइवेट टिप हॉल। ठीक है, प्राइवेट टिप हॉल, देखिए इसके अंदर जो 10 है ये एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर जो अर्जिनिन होता है वो, उसको हम नॉन एसेंशियल में भी काउंट नहीं करते हैं, एसेंशियल में भी काउंट नहीं करते हैं, उसको हम सेमी एसेंशियल में काउंट करते हैं। यानी कभी कभी ये एसेंशियल की तरह काम करता है, कभी कभी नॉन एसेंशियल की तरह काम करता है, बाकी जितने भी बचे वो नॉन एसेंशियल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रोटीन्स that only give a single amino acid when hydrolyzed? जब किसी चीज का आप हाइड्रोलाइज करोगे, हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो कौन सी ऐसी चीज होती है जो सिर्फ एक ही चीज देगी हाइड्रोलाइज होने में? जो सबसे सिंपल फॉर्म होती है ना, जो सबसे सिंपल फॉर्म होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके जो प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, अगर आप इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये सिर्फ एक ही अमीनो एसिड की सीक्वेंस दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आते हैं आपके सिंपल प्रोटीन्स की कैटेगरी में, है ना। सिंपल सी बात है भाई, कोई चीज जब बहुत ज्यादा सिंपल होगी तभी तो हाइड्रोलाइसिस पर सिर्फ एक ही चीज दे पाएगी।
है ना, दैट विल बी योर सिंपल प्रोटीन्स। चलो आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन पे। इन द प्रोटीन क्लासिफिकेशन द ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर डैश इन नेचर। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन होती है प्रोटीन्स की, उसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी आता है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं नेचर में? सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या फिर वाटर सोल्यूबल। ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर है, यहाँ पर जो सरफेस होगा इसका दैट विल बी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और इसके अंदर जो होगा दैट विल बी हाइड्रोफोबिक, फोबिक। अब सरफेस तो हाइड्रोफिलिक है ना, सरफेस तो वाटर लविंग है, तो क्या होगा, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं। सुपर सैचुरेटेड कैसे हो पाएगा? सैचुरेटेड भी नहीं, अनसैचुरेटेड भी नहीं, सही ऑप्शन होगा आपका वाटर सोल्यूबल। आपके सामने यहाँ पर गिवन है कि क्यों होगा, क्योंकि भैया सरफेस इसकी हाइड्रोफिलिक होती है, यानी वाटर लविंग होगी, वाटर लविंग होगी, वो चाहेगी कि वो पानी में घुल मिल जाए, दोस्त बना ले उसको। वहीं पर जो अंदर वाली चीजें होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, उसे डर लगता है पानी से, तो सरफेस की वजह से ये वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, सही ऑप्शन होगा आपका डी, यानी वाटर सोल्यूबल। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की वजह से ये जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है ये हाईली होते हैं सॉल्युबल इन वाटर एज प्रीवियसली स्टेटेड, क्योंकि भैया ये जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है ये कहां पाए जाएंगे? ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, वेयर एज हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड फाउंड इन विदिन, अंदर वाली साइड पाए जाएंगे, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए, what is the average molecular weight of amino acid residue in a protein? 120, 110, 130 या फिर 140? देखिए इसकी जो यूनिट होती है that will be डाल्टन, है ना, डाल्टन या फिर किलो डाल्टन में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये जो आपका अमीनो एसिड रेसिड्यू बचता है प्रोटीन्स के अंदर, इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा? 120, 110, 130 या फिर 140? जानते होंगे आप सभी लोग 110। देखिए एग्जांपल अगर हम समझे, ये डाल्टन में है, अगर मैं किलो डाल्टन की बात करती तो 1000 हो जाता। ठीक है, चलिए, an amino acid's average molecular weight is 110 dalton, average weight है, average weight है, the atomic mass unit is known as the dalton यानी Da, या फिर एक किलो डाल्टन that is kg is 1000 dalton, है ना, 1000 डाल्टन। चलिए, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल का आपको निकालना है तो उसके अंदर जो आएगा दैट विल बी 64 किलो डाल्टन। ठीक है, किलो डाल्टन के अंदर मैं बात करूंगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको किस में जवाब देना है, किलो डाल्टन में या फिर डाल्टन में, ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस? प्रोटीन का सिंथेसिस सेल्स के अंदर होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन कौन सी सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल होती है? देखिए, आप अगर आपने सेल का जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको आप लोग जान रहे होंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके राइबोसोमल यूनिट्स, राइबोसोमल यूनिट्स, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एक बार ये प्रोटीन्स बन जाते हैं उसके बाद ये गोल्जी अपैरेटस के बाद चले जाएंगे, गोल्जी अपैरेटस, और वो इनको ट्रांसपोर्ट कर देगा जहां भी उसको भेजना है, जहां भी जरूरत है प्रोटीन्स की। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसको आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक के अंदर राइबोसोमल यूनिट्स होती हैं। आप प्रोकैरियोट्स ले लीजिए, यूकैरियोट्स ले लीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वहां पर प्रोराइबोसोम होने की वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन बनने के बाद वो गोल्जी अपैरेटस के पास भेज देंगे, वहां पर उसकी अच्छे से पैकेजिंग होगी, है ना, पैकेजिंग होगी, और उसको वो आगे ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा जहां भी उसे जाना है, जहां भी उसकी जरूरत है। तो सही ऑप्शन होगा आपका राइबोसोम्स। ठीक है, क्योंकि सामने आपके ऑप्शन गिवन है, तो राइबोसोम विल बी करेक्ट।
The ribosome is responsible for protein synthesis throughout the body by transplanting the genetic code described in mRNA into an amino acid sequence. है ना, वहीं पर तो होती है, वहीं पर तो होगा भाई। इसके बाद ही ribosomes initiate, elongate and terminate peptide synthesis using cellular accessory protein, soluble transfer proteins and metabolic energy। तो ये कुछ चीजें हैं जो यूज की जाती हैं जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तब। The resulting nucleoprotein combined with the DNA are found in chromosome, DNA, RNA या फिर all of the above। न्यूक्लियोप्रोटीन नाम सुना होगा आपने हिस्टोन प्रोटीन का, है ना, हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन आपको कुछ ऐसे लगेंगे जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि जो माला होती है ना, माला होती है, ये धागा फिर मोती, धागा मोती, इस तरीके से ऐसा दिखेगा। और ये जो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन होता है जिसको हम आपका हिस्टोन भी बोलते हैं, ये कहाँ होता है, आपके डीएनए के ऊपर रैप हो जाता है और क्या बना लेता है, ये क्रोमोसोम्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। रिजल्टिंग न्यूक्लियोप्रोटीन्स कंबाइंड विद डीएनए आर फाउंड इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, सही ऑप्शन होगा आपका क्रोमोसोम। जान रहे होंगे कि क्या है क्रोमोसोम, है ना। The protein that is commonly combined with DNA is a histone or protamine. The resulting nucleoprotein are found in chromosomes. उसी तरीके से दिखते हैं जैसे मैंने ये बनाया है, इसी तरीके से यहाँ पर ये डीएनए की जो लेयर है, सॉरी ये जो प्रोटीन की लेयर है, ये इस डीएनए को अच्छे से रैप कर लेती है ना, चारों ओर से उसको पकड़ लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fibrous protein consists of polypeptide chains arranged in alpha helix, beta pleated sheet, beta helix या फिर none of these। देखिए ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, है ना, फाइब्रस प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये कैसे अरेंज होंगे, बीटा हेलिक्स में हो पाएंगे क्या, हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे भैया। आपका अल्फा हेलिक्स में हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो ये कहाँ होंगे आपके, देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बीटा प्लीटेड शीट्स भी बोलते हैं, ये बीटा प्लेटेड शीट्स भी बोलते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें अरेंज हो पाएंगे, इसमें होते हैं आपके ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं फाइब्रस प्रोटीन्स की, इस तरीके से अरेंज होती है और इसी को हम बीटा प्लेटेड शीट्स भी बोलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बीटा प्लेटेड शीट। चलो, टर्शरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। टर्शरी बॉन्ड्स जो होते हैं वो किस तरीके से अरेंज हो पाएंगे, है ना। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड होता है क्या, जी हाँ होता है, हमने सुना है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या, जी हाँ ये भी सुना है हमने। डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है क्या, बिल्कुल होता है, ये भी सुना है हमने। तो सारे तो हो गए, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है हमारे अमीनो एसिड सीक्वेंस का, जो कि प्रोटीन का एक टर्शरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये सब बॉन्ड्स पे, मतलब यहाँ पर सारे बॉन्ड्स अटैच होंगे, सारे बॉन्ड्स यहाँ पर काम करेंगे। याद रखिएगा इस चीज को। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी ऑल ऑफ मेंशन्ड अबव। Which type of proteins are also known as denatured protein? Already denatured protein कौन सा कहलाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंजुगेटेड या फिर नन ऑफ द अबव। एक चीज सोचिए, कंजुगेटेड प्रोटीन कहलाएगा क्या, इसको तो हम कर सकते हैं ना आगे फर्दर हाइड्रोलाइज, और ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा जब तो ये तो नहीं कहला पाएगा। इसके साथ ही साथ सेकेंडरी प्रोटीन्स की आप बात कर लो, ये भी आगे डीनेचुरेशन इसका किया जा सकता है, इसकी भी अनफोल्डिंग की जा सकती है। ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं, क्या ये किए जा सकते हैं, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको आप आगे और पहले से ही जब ये डीनेचुरेटेड है तो इनका क्या डीनेचुरेशन होगा, है ना, क्या इनकी अनफोल्डिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पहले से ही सिंपलेस्ट है, पहले से ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाए बैठे हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बनाए बैठे हैं, तो इनकी आगे डीनेचुरेशन नहीं हो पाएगा। और क्योंकि नहीं हो पाएगा तो ऑलरेडी ये एक डीनेचुरेटेड प्रोटीन की कैटेगरी में आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी प्राइमरी प्रोटीन्स। चलिए, तो ये आप लिख भी सकते हैं कि ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं।
लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो। The secondary structure of proteins is held together by which type of bonding? Covalent। क्या सुना है आपने नाम? नहीं सुना है। 3D स्टीरियो केमिकल फोल्डिंग? नहीं। अरेंजमेंट इन स्पेस? बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना तो है, यही तो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। टर्शियरी में सारी चीजें आएंगी, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आपका पेप्टाइड बॉन्ड, सारी चीजें आएंगी। लेकिन ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो। Which out of the following is a not a hemoprotein? कैटलेज, माइलोपेरोक्सीडेज, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज या फिर एकोनिटेज? कौन सा है इनमें से जो कि एक हीमोप्रोटीन नहीं है? कैटलेज है, माइलोपेप्टाइड पेरोक्सीडेज है, ठीक है, ये भी ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज ये भी है। लेकिन जो आपका एकोनिटेज है ये क्या होता है? आपने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक जो साइकिल होती है उसका नाम सुना होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसका नाम सुना होगा। वहां पर सिट्रेट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सिट्रेट को हम कन्वर्ट करते हैं आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट में क्या हो रहा है? इसका आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन ये काम करता है आपका एकोनिटेज। ये हीमोप्रोटीन्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये तो ये है, इसका काम तो ये है ना। जो आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है उसके अंदर सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में उसका आइसोमेराइजेशन करवाने का काम करता है एकोनिटेज, तो ये नहीं होगा। सही ऑप्शन होगा आपका एकोनिटेज। ठीक है, चलिए। Which of the following proteins was first sequenced by Frederick Sanger? Myosin, insulin, myoglobin या फिर hemoglobin? कौन सी एक इसमें से प्रोटीन है जो कि सबसे पहले सीक्वेंस की गई थी बाय फ्रेडरिक सेंगर ने? मायोसिन है? नहीं। इंसुलिन है? जी हाँ। इसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, याद रखिएगा। अमीनो एसिड 20 ही होंगे, उनकी रिपीटिंग यूनिट्स हो जाती है। ठीक है, उनकी रिपीटिंग यूनिट्स हो जाती है, तो यहाँ पर 51 होंगे, यानी 51 शगुन के 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और इंसुलिन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है ना। सभी लोग जान रहे होंगे कि इंसुलिन बॉडी के अंदर बनना और इसका एक सेट लेवल अमाउंट रहना बॉडी में कितना ज्यादा जरूरी है। तो यही है जो कि फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले सीक्वेंसेस को करा था, जो है आपका इंसुलिन 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। Which of the following food products are high in protein content? Tofu and eggs, grains and legumes, milk and milk products या फिर all of the above? टोफू होता है भैया, एग्स होते हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, मिल्क जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सभी चीजें आपको दी जाती है जब आपकी बॉडी के अंदर किसी वजह से प्रोटीन की कमी आ जाती है। तो सभी ये जो सारी चीजें हैं सब हाईली प्रोटीनिशियस चीजें हैं। सही होगा आपका ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? Help in digesting food, carries genetic information, fight against the invading pathogens या फिर help in transporting oxygen in the blood? कौन सा एक काम प्रोटीन का नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब आपको देना है। पहला हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, तो करेगा, ये तो होता है ना। बॉडी में आप प्रोटीन खाते हो कि नहीं खाते, उसका डाइजेशन होता है या फिर नहीं होता है, ये तो होगा भैया। कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही करता है क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? आपका न्यूक्लिक एसिड। कौन है? डीएनए एंड आरएनए। तो ये इसका काम नहीं है और सही ऑप्शन यही होगा। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजन करता है प्रोटीन, आपके प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रिनोजेन, ये काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन ब्लड। कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो सारी काम होंगे, लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? आपका डीएनए, यानी डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
अच्छा, तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब आंसर आपके सामने है यहीं पर। ऑप्शन है एनीमिया, क्वेशियोरकर, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो एनीमिया होता है उसके अंदर आपका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का काफी लेवल कम हो जाता है। इसी के साथ क्वेशियोरकर की मैं बात करूं, यही तो है। इसमें क्या होगा कि ये जो क्वेशियोरकर है ये कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, चलिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, ये उस जगह पर पाए जाएंगे जहां पर जो खाना है वो अच्छी तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और ये 1 to 5 ईयर ऑफ एज के बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, 1 से 5 साल तक के बच्चों में ये जो बीमारी है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहाँ पर? जहां पर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। माल न्यूट्रिशन यानी कि इनफ खाना लोगों को नहीं मिल पा रहा होगा, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं उनमें ये बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसमें क्या होगा कि जो अब्डोमिनल एरिया है वहां पर फ्लूइड रिटेंट हो जाता है, वहां मतलब कि एडेमा का नाम आपने सुना होगा। जब फ्लूइड रिटेंशन होता है दैट कंडीशन इज नोन एज एडेमा, है ना। ऐसी भी कंडीशन वहां पर देखी जाती है जहां पर जो एब्डोमिनल एरिया है वो स्वेल हो जाता है। स्वॉलन abdomen, अब्डोमेन अच्छी तरीके से स्वेल हो रहा है, लेकिन बाकी के जो आपके लिम्स है यानी हाथ पैर वो इतने ज्यादा कमजोर वहां पर हो जाते हैं, इतने पतले हो जाते हैं कि बॉडी अपने आप ही अजीब लगने लगती है। ठीक है, इसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करूं मैं, जहां पर थायराइड ग्लैंड होता है और वो जो उसका सिक्रीशन होता है यानी जो हार्मोनल सिक्रीट वो करते हैं, वो अगर काफी लेवल कम है उनका, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, तो सही ऑप्शन होगा आपका क्वेशियोरकर, जो कि बेसिकली प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए, तो ये हैं आपके आज के इस फार्मासिस्ट मैराथन के सवाल सारे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी जो भी हमने पढ़ा है, विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले फार्मासिस्ट मैराथन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल फार्मासिस्ट की तैयारी करें तो मेरी बात मानिए, ये जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं इस सीरीज में ये काफी मदद करेंगे आपके लिए। तो इनको अच्छे से पढ़िए, इनकी तैयारी करिए, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।